गुड इवनिंग दोस्तों, मैं कैलाश वीर सिंह, a lecturer in English since 2005. You are most welcome to my YouTube channel Panacea of English. दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ, और एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और उसका टाइटल आप देख ही रहे होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे लिटरेचर के लोग हैं, जो टीजीटी पीजीटी देते हैं, वो तो सब समझते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे छोटे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है टू राइट ए सिंगल वर्ड इन प्लेस ऑफ सो मेनी वर्ड्स। बहुत सारे शब्दों की जगह जब हम केवल एक शब्द लिख देते हैं तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे हिंदी में कहें कि उस स्थान का नाम बताइए जहां हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं, तो इसका वन वर्ड आएगा मंदिर। वह स्थान बताइए जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसका वन वर्ड आएगा स्कूल कॉलेज। तो इसलिए मैंने आपको हिंदी में समझाया, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनके लिए, कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है जब बहुत सारे वर्ड्स के लिए केवल हम एक वर्ड का, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और पहला ए लेटर से शुरू करेंगे। ए लेटर से शुरू करेंगे तो पहला है हमारा अनार्की। ANARCHY। अनार्की क्या होता है, या इसको ऐसे लिखूं, पहले लिख लूं, पहले चलो। अनार्की एक शब्द है, बहुत शब्दों के जगह एक शब्द है। तो अनार्की क्या होता है? अनार्की होता है एब्सेंस, ABSENCE, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट and absence of law and order। इसको हम हिंदी में कहते हैं अराजकता। अनार्की को हिंदी में कहते हैं अराजकता। अराजकता क्या होती है? जब गवर्नमेंट के जो रूल हैं, संवैधानिक जो नियम हैं, उनका पालन नहीं किया जाता। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रभावित होती हो, जहां सभी नियम कानून को ताक पर रख दिया जाता हो, तो ऐसी स्थिति को हम दोस्तों अनार्की कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अराजकता। अराजकता आपने सुना होगा, अराजक तत्व। अराजक तत्व कौन होते हैं? जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। तो वही है अनार्की, जो लोग द कंडीशन व्हेन द पीपल डू नॉट फॉलो द रूल्स, the laws laid down the government
एज वेल एज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जब लोग संवैधानिक नियमों को नहीं मानते, गवर्नमेंट के नियमों को नहीं मानते, स्वेच्छा से अपना काम करते हैं, तो वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है और उस वर्ड को कहते हैं अनार्की। अनार्की, उस वर्ड को कहते हैं अनार्की। अब अनार्किस्ट क्या होता है? ANARCHIST। अनार्की से ही निकलकर वर्ड आया अनार्किस्ट। अनार्किस्ट कौन होते हैं? द पीपुल who do not follow the law and order of the government। अनार्की एक ऐसी स्थिति होती है, अराजकता, जहां लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। और अनार्किस्ट वो लोग होते हैं जो उस लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, उनको अनार्किस्ट बोलते हैं। द पीपल हु डू नॉट फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, नियम और कानून को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं अनार्किस्ट, यानी अराजक तत्व। उनको क्या कहते हैं? अराजक तत्व। इसके बाद अगला देखिए आप, ए लेटर से ही शुरू किया है मैंने, ए लेटर से शुरू किया है, तो देखिए आप, ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY। ऑटोक्रेसी क्या होती है? द गवर्नमेंट ऑफ ए सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन। ऑटोक्रेसी को क्या कह सकते हैं हम? द गवर्नमेंट बाय वन। गवर्नमेंट बाय वन। जहां एक ही व्यक्ति का शासन हो, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। जब किसी एक ही व्यक्ति का शासन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय वन, ओनली वन पर्सन। जब केवल एक ही व्यक्ति की सत्ता हो, तो उसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ऑटोक्रेसी के बाद दूसरा शब्द आता है प्लूटोक्रेसी। PLUTOCRACY। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? प्लूटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द रिच पीपुल। अ गवर्नमेंट बाय द रिच पीपुल। यानी धनी लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, कुछ गिने चुने धनवान लोग जब सत्ता में आ जाते हैं, तो उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। इसको प्लूटार्की भी बोल देते हैं, प्लूटोक्रेसी भी कह देते हैं। तो प्लूटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल। धनवान लोग जब सत्ता में आ जाते हैं, जब किसी सरकार को चलाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। इसके बाद देखते हैं ओलिगार्की। OLIGARCHY, ओलिगार्की। इसको ओलिगोक्रेसी भी कह देते हैं। OLIGOCRACY, ओलिगोक्रेसी भी कह देते हैं
ओलिगार्की भी कहते हैं। इसके लिए क्या है, ये कौन होता है, कौन सी सरकार होती है? अ गवर्नमेंट बाय द फ्यू, गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपुल, गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपुल। जिस सरकार को कुछ चुनिंदा लोग चलाए, कुछ चुने हुए, कुछ थोड़े से ही लोग चलाए, उसमें सत्ता की भागीदारी में जनता न हो, बल्कि कुछ थोड़े से लोग जिस सरकार को चलाते हैं उसे हम ओलिगार्की या ओलिगोक्रेसी कहते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपुल इज नोन एज ओलिगार्की और ओलिगोक्रेसी। तो इन सारे शब्दों की जगह अगर हम एक शब्द लिखेंगे तो वो एक शब्द आएगा ओलिगार्की या ओलिगोक्रेसी। समझ रहे होंगे आप दोस्तों। इसके बाद देखते हैं इसके बाद आता ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY। ये ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? आपने शब्द सुना होगा ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेसी से ही शब्द आता है ब्यूरोक्रेट। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? अ गवर्नमेंट run by some officials। ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझिए, a गवर्नमेंट रन बाय सम ऑफिशियल्स, जिसको ऑफिशियल्स चलाते हैं, जिसको ऑफिसर लोग चलाते हैं, जिस सरकार का संचालन बड़े बड़े अहदों पे, बड़े बड़े पदों पे आसीन जो व्यक्ति हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट रन बाय सम ऑफिशियल्स, जिसको कुछ अफसर लोग चलाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं अफसरशाही। इसको हम कह सकते हैं अफसरशाही। ये अफसरशाही होती है। इस सरकार में जो भी कार्य करते हैं वो ऑफिसर लोग करते हैं, वो ऑफिशियल्स करते हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे होते हैं, और ऐसी सरकार को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय सम ऑफिशियल्स, जिसको सरकारी अफसर चलाते हो उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, अफसरशाही कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी के बाद एक और शब्द आता है डेमोक्रेसी, DEMOCRACY। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या होता है? अ गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता से चुनी हुई सरकार, जो जनता से चुनी हुई सरकार होती है उसको क्या कहते हैं हम? डेमोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपुल, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, गवर्नमेंट बाय द पीपुल होता है डेमोक्रेसी, जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जिसमें राज्य के या राष्ट्र के हर व्यक्ति उसमें हिस्सेदार होता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, हम लोग वोट का प्रयोग करते हैं, अपने वोट का प्रयोग करके हम लोग सरकार को चुनते हैं। तो ऐसी सरकार को
डेमोक्रेसी कहते हैं या प्रजातंत्र कहते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपुल। जिस सरकार को देश के लोग इलेक्ट करते हों, चुनते हों, उस सरकार को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बाद देखिए एक शब्द आता है मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी क्या होता है? मोनो माने सिंगल, मोनो माने वन। तो मोनोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट रन बाय ओनली वन पर्सन। जिस सरकार को केवल एक व्यक्ति चलाए उसको क्या कहते हैं? मोनोक्रेसी कहते हैं। मोनोक्रेसी इज दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय ओनली वन पर्सन। जिस सरकार को केवल एक ही व्यक्ति चलाए उसको मोनोक्रेसी कहते हैं। तानाशाही भी कह सकते हैं इसको। डिक्टेटरशिप हो जाता है जब एक ही व्यक्ति है तो वो कुछ भी करेगा। तो मोनोक्रेसी एक तरह की तानाशाही भी, डिक्टेटरशिप भी होती है। तो मोनोक्रेसी को केवल एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहती है, बाकी किसी व्यक्ति के हाथ में कोई सत्ता नहीं रहती, और ऐसी गवर्नमेंट को हम मोनोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद में मोनार्की एक शब्द आता है, मोनार्की। MONARCHY। मोनार्क कहते हैं राजा या रानी, जो भी राजगद्दी पे हो, है ना। मोनार्क कहते हैं राजा या रानी, जो भी गद्दी पर हो। तो मोनार्की क्या है? मोनार्की क्या होती है? A government that is run by a king or a queen। देखिए मोनार्की, मोनार्की राजा और रानी का जब शासन हो, या राजा का शासन हो या रानी का शासन हो। तो गवर्नमेंट दैट इज रन बाय अ किंग और क्वीन। जिस सरकार की बागडोर, जो सत्ता किसी राजा या किसी रानी के हाथ में हो, ऐसी सत्ता को हम मोनार्की कहते हैं। मोनार्क का मतलब ही राजा से होता है। तो मोनार्की इज दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय ए क्वीन और ए किंग। इसके बाद एक शब्द आता है अथीस्ट। ATHEIST। अथीस्ट क्या होता है? अथीस्ट क्या होता है? अथीस्ट वन who does not believe in God। अथीस्ट क्या होता है? One who does not believe in God, a person who doesn't believe in God। यानी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको हम अथीस्ट कहते हैं, यानी नास्तिक भी कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? नास्तिक, अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी।
अनीश्वरवादी। तो देखें आप, अथिस्ट कौन होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो खुदा में, गॉड में, भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसे अथिस्ट कहते हैं, नास्तिक या अनीश्वरवादी, जो भी आप कह सकते हैं। इसी के विपरीत एक वर्ड होता है थीस्ट, THEIST। थीस्ट क्या है? थीस्ट से पहले ए लग गया था, ए, तो ये अथीस्ट हो गया। अथीस्ट तो वो है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, और ए को हटा दिया जाए तो ये थीस्ट हो जाता है। थीस्ट कौन है? ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, हु बिलीव इन गॉड। ऐसे व्यक्ति को थीस्ट कहते हैं जिसका ईश्वर में विश्वास होता है, जो ईश्वर में, खुदा में, अल्लाह में, गॉड में जो विश्वास करता है उसको हम थीस्ट कहते हैं, और जो विश्वास नहीं करता है उसे अथीस्ट कहते हैं। और थीस्ट को बोलते हैं आस्तिक। अथीस्ट को बोलते थे नास्तिक, लेकिन थीस्ट को बोलेंगे हम आस्तिक। आस्तिक व्यक्ति होता है। दो तरह के व्यक्ति हुए, नास्तिक, नास्तिक वो लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, आस्तिक वो लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं। तो अथीस्ट, नास्तिक या अनीश्वरवादी होते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज एन अथीस्ट, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो अथीस्ट है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज थीस्ट, और जो आदमी ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक होता है, उसे हम थीस्ट कहते हैं। उसे हम थीस्ट कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आपका कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, उस हर एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्म आता है एग्नोस्टिक, AGNOSTIC। ये एग्नोस्टिक बड़ा खतरनाक शब्द है। एग्नोस्टिक होता क्या है? लिटरेचर के स्टूडेंट जानते होंगे कि हार्डी वाज एन एग्नोस्टिक। हार्डी कैसे थे? एग्नोस्टिक थे। तो एग्नोस्टिक क्या है? वन हु इज नॉट श्योर, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए, समझने की कोशिश करिए। एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो श्योर नहीं होता कि भगवान है भी या नहीं भी। ही रिमेन्स इन अ फिक्स, बड़ी असमंजस की स्थिति में रहता है ऐसा व्यक्ति। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है थॉमस हार्डी, वो एग्नोस्टिक थे। तो एग्नोस्टिक आदमी को ये कभी तो ये लगता है कि ईश्वर है, कभी ये लगता है कि ईश्वर नहीं है। इसको हम संशयवादी कह सकते हैं, संशयवादी। जो संशय होता है जिसको गॉड के विषय में, उसे हम संशयवादी कहते हैं। ये आदमी कभी तो गॉड में विश्वास करता है, कभी गॉड में विश्वास नहीं करता। जैसे आप मुझसे ही पूछे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, गॉड है, लेकिन जब भी किसी जानवर को, कुत्ते को, गाय को, या अन्य किसी प्राणी को या मनुष्य को
जब भी अत्यंत दुख या कष्ट में देखते हैं तो वहां सोचने को मजबूर हो जाता हूं कि आखिर ईश्वर इतना मर्सीलेस कैसे हो सकता है। और यही बात हार्डी कहते थे, गॉड कैन नॉट बी सो मर्सीलेस। ईश्वर इतना पत्थर दिल, इतना बेरहम कैसे हो सकता है। तो ऐसे लोगों को हम एग्नोस्टिक कहते हैं, संशयवादी कहते हैं, जिनको श्योर नहीं होता कि गॉड है भी या नहीं भी। तो वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस के विषय में श्योर नहीं होते, कभी कहते हैं कि है, कभी कहते हैं नहीं है, तो ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक बोला जाता है। एग्नोस्टिक के बाद एक वर्ड आता है एंटीसेप्टिक। आप सबने सुना होगा, ENTISEPTIC। एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक इज सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन, है ना। सर्टेन काइंड की मेडिसिन होती है, ए मेडिसिन which prevents infection and kills the germs। तो एंटीसेप्टिक वो मेडिसिन होती है, वो दवाई होती है जो इन्फेक्शन को रोकती है और उसमें जो जर्म्स हैं, जो भी उसमें इन्फेक्शन हो गया है, कुछ जो जर्म्स पड़ गए हैं, उनको रोकने के काम में जो दवा आती है उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक इज अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को रोकती है, एंड किल्स द जर्म्स, और जर्म्स को मार देती है। जर्मिसाइड, जर्मिसाइड क्या होता है? जो जर्म्स को मार देता है। तो एंटीसेप्टिक ज्यादातर ए लेटर से ही आपको वर्ड मिले। इस एंटीसेप्टिक के बाद एक बड़ा विशेष वर्ड आता है एसेटिक, ASCETIC, एसेटिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तपस्वी। क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं इसको? तपस्वी कहते हैं दोस्त। और तपस्वी क्या है? वन हु स्टार्व्स हिज बॉडी फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, for the purification of soul। समझिए, एसेटिक कहते हैं तपस्वी को, one who starves his body, जो अपने शरीर को भूखा रख करके, अपने शरीर को जर्जर रख करके वो ये प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्या? प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, जिससे कि उसकी जो सोल है, जो अंतरात्मा है, जो आत्मा है, वो प्योरीफाई हो सके। उसे हम एसेटिक या तपस्वी कहते हैं, जो अपने शरीर को कष्ट देता है, और शरीर को कष्ट इसलिए देता है ताकि आत्मा शुद्ध और पवित्र हो सके। तो उसे हम एसेटिक तपस्वी कहते हैं, वन हु स्टार्व्स हिज बॉडी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। बात समझ में आई होगी आपके दोस्तों। इसके बाद चलते हैं, एक वर्ड और है, ए लेटर से ही शुरू होता है, एब्डिकेट।
ABDICATE, एब्डिकेट। एब्डिकेट कहते हैं गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना। क्या त्याग देना? किसी राजगद्दी को, राज सत्ता को, या किसी बहुत बड़े पद को त्याग देना, उसे कहते हैं एब्डिकेट। और त्याग देना क्या? स्वेच्छा से त्याग देना, तो उसको हम कहते हैं एब्डिकेट। जैसे टू गिव अप ए थ्रोन और ए हाई ऑफिस। कोई राजा है, रानी है, उसने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया, एब्डिकेट कर दिया। या कोई प्राइम मिनिस्टर है या मंत्री है, उसने सत्ता से त्याग पत्र दे दिया, एब्डिकेट कर दिया। या कोई बहुत बड़ा अफसर है, किसी ऑफिस में है, उसने उसको छोड़ दिया, तो एब्डिकेट कहते हैं गिव अप, छोड़ देना। और क्या छोड़ देना? राजगद्दी, राज सत्ता या कोई बहुत बड़ा पद, उसको छोड़ देना। इसको हम कहते हैं एब्डिकेट। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। एब्डिकेट के बाद एक और नया शब्द आता है, एडोलिसेंस। ADOLESCENCE, एडोलिसेंस। एडोलिसेंस क्या होता है? एडोलिसेंस होता है दोस्तों स्टेट ऑफ ग्रोथ between state of growth between a childhood and a boyhood। यानी बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा फिर बढ़ के बड़ा बच्चा हो जाता है, तो इस पीरियड को हम कहते हैं एडोलिसेंस पीरियड। एडोलिसेंस पीरियड आपने सुना होगा, बड़ा बवंडर बड़ा पीरियड होता है ये, लाइफ का बड़ा नाजुक दौर होता है ये एडोलिसेंस का। तो ये बॉयहुड से, ये बचपन से शुरू होकर के जब हम बॉयहुड तक पहुंचते हैं, तो वहां तक का जो पीरियड होता है ये एडोलिसेंस पीरियड बोला जाता है। इसके बाद एक शब्द आता है एसिमिलेट, ASSIMILATE, एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब है टू डाइजेस्ट कंप्लीटली, और टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। कोई चीज है, कंप्लीटली आप डाइजेस्ट कर ले उसको, या कोई बात है, कोई विचार है, आप उसको पूरी तरह से समझ लें, अपने हृदय में उतार लें, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेट, टू डाइजेस्ट कंप्लीटली और टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। किसी बात को पूर्णतया समझना, पूर्णतया किसी बात को समझ जाना या पूर्णतया हजम कर जाना, उसे हम बोलते हैं एसिमिलेट। एसिमिलेट के
बाद ही एक और शब्द आता है, ए लेटर से ही शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं एनिहिलेट। ANNHIL, एनिहिलेट, LATE। एनिहिलेट क्या होता है? एनिहिलेट मीन्स सर्वनाश। एनिहिलेट मीन्स सर्वनाश, यानी टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीट। सर्वनाश किसी चीज का, एनिहिलेशन, टोटल एवोल्यूशन, टोटल एवोल्यूश कर दिया जाए, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, सर्वनाश कर दिया जाए उसका, उसको हम बोलते हैं एनिहिलेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनिहिलेट। और एनिहिलेट के बाद एक शब्द आता है एमेच्योर। AMATEUR। एमेच्योर क्या है? जब कोई भी काम प्रोफेशनली नहीं किया जाता, प्रोफेशनली नहीं किया जाता, बल्कि केवल अपने आनंद के लिए किया जाता है, उसे हम एमेच्योर कहते हैं। एमेच्योर क्या होता है? जब किसी भी काम को, ए वर्क which is not done as professionally but for merry making, आनंद के लिए कोई कार्य किया जाए, शौक के लिए कोई कार्य किया जाए, एमेच्योर कहते हैं शौकिया, नौसिखिया। तो इस प्रोफेशन के लिए न किया जाए, बल्कि कोई कार्य शौक के लिए किया जाए, तो उसे हम एमेच्योर कहते हैं। एक परिपक्व भी बोल देते हैं इसको। वो एमेच्योर अलग है, ये एमेच्योर अलग है। तो एमेच्योर अ वर्क विच इज नॉट डन एज प्रोफेशन। प्रोफेशनलिज्म का वर्ड नहीं है, प्रोफेशन की तरह काम नहीं किया जाता, बल्कि एक मैरी मेकिंग के लिए, एक अपने आनंद के लिए काम किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एमेच्योर। एमेच्योर के बाद एक शब्द फिर आता है, ए लेटर से, एम्बिगस या एम्बिगुअस। AMBIGUOU, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस जैसे हम कहते हैं बहुअर्थी। क्या कहते हैं हम? बहुअर्थी या द्विअर्थी, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हों, जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों, उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिगस। मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। यानी जिसकी व्याख्या कई तरह से की जा सके। समझिए, एम्बिगस is that kind of words, is that kind of word which can be interpreted in many ways। कई तरीके से जिसकी इंटरप्रिटेशन हो सके, जिसकी व्याख्या हो सके, जैसे बहुअर्थी, द्विअर्थी, उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिगस। उस वर्ड को हम एम्बिगस। ए लेटर से मैंने कई आपको बताए
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है मैंने पहले ही बताया, टू रिप्लेस सो मेनी वर्ड्स बाय राइटिंग ए सिंगल वर्ड। बहुत सारे शब्दों की जगह जब केवल एक शब्द लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक शब्द है ब्लास्फेमी, BLASPHEME, ब्लास्फेमी जैसे बदतमीजी। ब्लास्फेमी क्या होती है, बदतमीजी। टू या टॉकिंग impious things, talking impious about a religion। जैसे हम किसी धर्म के बारे में अपवित्र शब्द बोले तो वो क्या हो जाती है, ब्लास्फेमी। जैसे हम गॉड के बारे में उल्टा सीधा बोले या किसी धार्मिक पुस्तक के बारे में उल्टा सीधा बोले तो वो क्या हो जाता है, वो ब्लास्फेमी हो जाती है अबाउट ए रिलीजन और सैक्रेड थिंग्स। रिलीजन के बारे में या पवित्र वस्तुओं के बारे में। पवित्र वस्तुओं में जैसे पवित्र किताबें, उनके बारे में जब हम बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी कहते हैं। टॉकिंग इम्पाइस अबाउट अ रिलीजन और सैक्रेड थिंग्स। जो अपवित्र शब्दों का, अपवित्र भाषा का हम प्रयोग करें किसी धर्म के विषय में या किसी धर्म की पुस्तकों के विषय में अमर्यादित टिप्पणियां करें हम, तो उसे हम लोग दोस्तों ब्लास्फेमी क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी। इसके बाद एक शब्द आता है, क्या आता है शब्द, बाइगॉट, BIGOT। बाइगॉट कहते हैं धर्मांध। बाइगॉट कौन होते हैं, धर्मांध लोग होते हैं। कैसे धर्मांध, वन who has a prejudiced view about a religion and thinks that my religion बेस्ट। तो मैं आपको हिंदी में भी समझाता चल रहा हूं, इंग्लिश में भी बता रहा हूं। बाइगॉट होता धर्मांध, कट्टर जिसको बोलते हैं, कट्टर, ऑर्थोडॉक्स। इसको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, उसी को बाइगॉट कहते हैं। बाइगॉट क्या होता है, दूसरे के धर्मों को अपने धर्म से, या ये कहें कि अपने धर्म के सामने दूसरे के धर्म को कुछ भी नहीं मानता, केवल अपने ही धर्म को मानता है, अपने ही धर्म की बातों को मानता है, चाहे वो गलत है या सही है, और उन्हें चेंज करने को तैयार नहीं होता। उसको कहते हैं बाइगॉट, धर्मांध, कट्टर, ऑर्थोडॉक्स। वन हु हैज ए प्रेजुडिस्ड व्यू अबाउट अ रिलीजन एंड थिंक्स दैट माय रिलीजन इज द बेस्ट। जो अपने ही धर्म की बात करता हो, अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझता हो, अपने धर्म की गलत बातों को बदलने के लिए तैयार न हो, ऐसे व्यक्ति को हम बाइगॉट कहते हैं, धर्मांध, कट्टर या ऑर्थोडॉक्स कहते हैं।
आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बाइबिलियोफाइल, BIBLIOPHILE। बाइबिलियोफाइल क्या होता है? बाइबिलियोफाइल छोटा सा आप समझ लीजिए, अ लवर ऑफ बुक्स, अ लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों का प्रेमी हो, जो किताब पढ़ने का बड़ा शौकीन हो, जो किताब पढ़ने का बड़ा प्रेमी हो, किताब रखने का बड़ा प्रेमी हो, किताबों से जिसका बड़ा लगाव हो, उसे हम बाइबिलियोफाइल कहते हैं। ए लवर ऑफ बुक्स, दैट इज बाइबिलियोफाइल। तो बाइबिलियोफाइल क्या है? ए लवर ऑफ बुक्स। ए लवर ऑफ बुक्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? बाइबिलियोफाइल। समझ गए? इसके बाद एक शब्द आता है मोनोगैमी, MONOGAMY, मोनोगैमी। अब मोनो कहते हैं वन, एक। मोनोगैमी क्या मोनो क्या होता है? वन, एक। तो मैरिड वन वाइफ और हस्बैंड एट ए टाइम, यानी एक समय में एक ही विवाह जो होता है, जैसे ज्यादातर विवाह होते हैं, लड़के का लड़की के साथ, लड़की का लड़के के साथ, एक ही तो शादी है, एक ही विवाह है। तो एक टाइम में अगर एक ही विवाह किया जा रहा है तो उसे मोनोगैमी कहेंगे। और मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी 3 बीवियों की शादी एक ही साथ हो रही है, तो उसे तो आप मोनोगैमी नहीं कहेंगे। तो मोनोगैमी उस शादी को, उस विवाह को कहते हैं जब एक समय में एक ही स्त्री और एक ही पुरुष का विवाह किया जाता है, उसको हम मोनोगैमी कहते हैं। मैरिड वन वाइफ और हस्बैंड एट ए टाइम, एक बार में एक पति या एक पत्नी को ही चुनना है, और उसको हम कहते हैं मोनोगैमी। आप समझ गए होंगे। इसके बाद है पॉलीगैमी, POLYGAMY। देखिए मोनो माने तो सिंगल था, और पॉली कहते हैं सेवरल, बहुत से, सेवरल। पॉली माने बहुत से, तो आप समझ ही गए होंगे। मैरिंग, MARRYING, मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड और मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, ये होता है। जैसे मैंने अभी बताया था मोनोगैमी, मोनोगैमी केवल एक विवाह होता है, एक लड़का एक लड़की से ही विवाह करेगा, या एक लड़की एक लड़के से विवाह करेगी, मोनोगैमी। लेकिन पॉली, पॉली माने सेवरल, बहुत से। मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड और मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, एक समय में ही कोई लड़का एक से अधिक लड़कियों से शादी कर सकता है, या एक लड़की एक से अधिक लड़के से विवाह कर सकती है, उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड और मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम
इज कॉल्ड पॉलीगैमी। इसका वन वर्ड क्या हुआ? पॉलीगैमी। ठीक चलो। इसके बाद देखते हैं पॉलीएंड्री। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पॉलीएंड्री, POLYANDRY। ये पॉलीएंड्री स्टिल आई रिमेंबर, मुझे आज भी याद है, ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था, सन 90 की बात कर रहा है। पॉलीएंड्री, तो पॉलीएंड्री क्या है? मैरिंग more than one husband at a time, यानी एक ही समय में एक से अधिक पतियों के साथ शादी करना, पत्नियों के साथ नहीं, पतियों के साथ। पॉलीएंड्री स्पेशल है, पर्टिकुलर वर्ड है। पॉलीएंड्री मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक ही समय में जब एक से अधिक पतियों के साथ शादी करती है कोई लड़की, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीएंड्री कहते हैं। तो मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेगा पॉलीएंड्री। आप समझ गए होंगे दोस्तों। पॉलीएंड्री के बाद एक शब्द आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, बॉटनी, BOTANY। बॉटनी क्या है? बॉटनी क्या होता है? साइंस रिलेटिंग टू वेजिटेबल्स, यानी जो वनस्पति से संबंध विज्ञान होता है उसे बॉटनी कहते हैं। उसे बॉटनी कहते हैं, हिंदी में इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी क्या है? साइंस रिलेटेड टू वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स से संबंधित, वनस्पति से संबंधित जो विज्ञान है, उस विज्ञान को हम कहते हैं बॉटनी। तो शब्द आएगा साइंस रिलेटिंग टू वेजिटेबल्स। इसका वन वर्ड क्या होगा आपसे पूछा जाएगा, तो वन वर्ड इसका होगा बॉटनी। ओके? इसके बाद देखिए बी लेटर चल रहा है, बायोग्राफी, BIOGRAPHY। बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी क्या होती है? ए लाइफ हिस्ट्री, a life history of a person written by somebody else, यानी किसी की बायोग्राफी, किसी की जीवन गाथा, किसी की जीवन गाथा को जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी डॉक्टर जॉनसन की आपने सुना होगा, लिटरेचर के स्टूडेंट्स ने। डॉक्टर जॉनसन ने 52 बायोग्राफीज लिखी। तो बायोग्राफी क्या होती है? ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समबडी एल्स, यानी कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जब जीवन चक्र लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं।
पूछा जाएगा अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समबडी एल्स। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा बायोग्राफी। इसके बाद बायोग्राफी के बाद एक ऑटोबायोग्राफी भी आता है। बायोग्राफी के बाद ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? सीधे शब्दों में किसी व्यक्ति की जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। और लाइफ हिस्ट्री रिटन फॉर अ पर्सन बाय समबडी एल्स। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी लिखता है तो हम उसे बायोग्राफी कहते हैं। इसके बाद ऑटोबायोग्राफी, AUTO, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो माने सेल्फ, ऑटो माने सेल्फ, स्वयं लिखी जाती है। बायोग्राफी तो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी क्या है? ये स्वयं लिखी जाती है। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, रिटन बाय हिमसेल्फ। यानी स्वयं ही व्यक्ति अपनी जीवनी को, अपने जीवन काल को, उस जीवन में जो घटना घटी है, उस जीवन में जो उसने एक्सपीरियंस लिया है, जो अच्छा जो बुरा हुआ है, उस सबका चित्रण वो व्यक्ति स्वयं करता है। उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं ही लिखता है, जैसे अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, जीवन का इतिहास स्वयं ही लिखा गया और उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहेंगे हम ऑटोबायोग्राफी। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में एक अंतर यह होता है कि बायोग्राफी तो कंप्लीट होती है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी को लिखने वाला स्वयं लिखता है। स्वयं लिखता है तो वो मर जाता है, तो मरने के बाद की घटना वो नहीं लिख पाता। मरने के बाद की घटना तो कोई और ही लिखेगा। इसीलिए बायोग्राफी तो कंप्लीट होती है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट नहीं होती। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ। जब स्वयं का अपना जीवन व्रत आदमी स्वयं लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद बायोलॉजी, BIOLOGY। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। तो साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? बायोलॉजी होगा। वो विज्ञान जो जीवन से संबंधित विषयों का अध्ययन करती हो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? बायोलॉजी होगा। इसके बाद एक बहुत सुंदर शब्द आ रहा है, बी से शुरू है, BOURGEOIS।
इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, BOURGEOISE। ये तो इंग्लिश स्टाइल में लिखा जाता है, ये अमेरिकन स्टाइल में लिखा जाता है। हजारों शब्द ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग्स अलग अलग है। अमेरिकन स्टाइल की इंग्लिश अलग है और इंग्लिश स्टाइल की स्पेलिंग अलग है। जैसे रियलाइजेशन लिखें तो SATION लिख दें या ZATION लिख दें, दोनों सही है। एक अमेरिकन है तो एक इंग्लिश है। इस तरह के बहुत से वर्ड्स हैं। तो ऐसे ये है, BOURGEOIS लिख दें या BOURGEOISE ऐसे लिखते हैं। और इसका प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा विचित्र है। इसको बोलते हैं बुजुर्वा, बुजुर्वा, इसको बोला जाता है बुजुर्वा। ये होता क्या है? मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, यानी मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, लोग जो होते हैं उन्हें बुजुर्गा कहा जाता है। BOURGEOISIE, बुजुर्गा। तो आएगा सवाल कि मिडिल क्लास पीपल, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? बुजुर्गा। जो मध्य क्लास के लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बुजुर्गा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं एक अगला टर्म, A और B, इसके बाद C। एक टर्म आता है क्रेडुलस, CREDULOUS। क्रेडुलस क्या है? वन हु बिलीव्स इजली, वन हु बिलीव्स इजली what he is told। यानी कोई बात किसी व्यक्ति को बताई जाए और वो तुरंत उसका विश्वास कर ले, उस व्यक्ति को बोलते हैं क्रेडुलस। तो वन हु बिलीव्स इजली व्हाट ही इज टोल्ड, इसका अगर वन वर्ड हम ढूंढेंगे तो इसका वन वर्ड आएगा क्रेडुलस। क्या आएगा वन वर्ड इसका? क्रेडुलस। इसके बाद है, सी से ही एक वर्ड और लेते हैं, सी से एक वर्ड और लेते हैं, कैलस, CALLOUS। कैलस क्या है? अ पर्सन हु हैज नो सिंपैथी, नो सिंपैथी टू अदर्स। कैलस कहते हैं कठोर व्यक्ति, कठोर, निर्दयी, पत्थर दिल, कुछ भी कह सकते हैं आप, बेरहम, कुछ भी कह सकते हैं। कैलस, तो कैलस क्या है? अ पर्सन हु हैज नो सिंपैथी टू अदर्स। दूसरे लोगों से जिसकी बिल्कुल सद्भावना ना हो, कोई मरे या जिंदा रहे उसे किसी से कोई मतलब नहीं, उसे किसी के कष्ट से या दुख से कोई मतलब नहीं। कहते ना पत्थर दिल है वो आदमी, क्या है? पत्थर दिल है, बेरहम है, कठोर है, निर्दयी है, तो उसको कहते हैं कैलस। अ पर्सन हु हैज नो सिंपैथी टू अदर्स, उसको हम लोग कैलस कहते हैं। कैलस के बाद एक शब्द और आएगा, कुलीग्स, COLLEAGUES। कुलीग्स माने कहते हैं साथी, कुलीग्स माने साथी। कुलीग्स क्या होते हैं? साथी होते हैं। पर्सन्स
पर्सन्स वर्किंग टूगेदर, यदि ये आए कि पर्सन्स वर्किंग टूगेदर, तो इसका वन वर्ड क्या होगा? कुलीग। जो लोग साथ साथ काम करते हो उनको कुलीग कहते हैं। पर्सन्स वर्किंग टूगेदर, साथी, कुलीग, सभी का सुना हुआ वर्ड है ये, ऐसी कोई बात नहीं है जो न सुना हो। इसके बाद सी से एक और वर्ड लेते हैं हम, सी से एक वर्ड लेते हैं सेलिबेसी, CELEBACY, सेलिबेसी, जिसको हिंदी में ब्रह्मचर्य कह देते हैं। ब्रह्मचर्य, स्टेट ऑफ रिमेनिंग बैचलर, यानी जो व्यक्ति बैचलर रहे, शादी न करे, सेलिब्रेट हो, तो सेलिब्रेसी मीन्स जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, दैट इज नोन एज सेलिब्रेंट। तो सेलिब्रेसी क्या होता है? स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, बैचलर या अनमैरिड। जो बैचलर हो या अनमैरिड हो, स्टेट ऑफ रिमेनिंग बैचलर और अनमैरिड, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? सेलिबेसी। सेलिबेसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। समझ गए होंगे आप? समझ गए होंगे दोस्तों। फिर एक शब्द सी से आता है सर्कमलोक्यूशन, CIRCUM, सर्कमलोक्यूशन, LOCUTION। पेरिफ्रेसिस भी बोलते हैं इसको, PERIPHRASIS। सर्कमलोक्यूशन क्या है? अ राउंड अबाउट वे, राउंड अबाउट वे ऑफ टॉकिंग, यानी जब बात को घुमा फिरा के कही जाए, सीधी बात न कह के हम किसी बात को घुमा फिरा के करें, तो वो क्या हो जाता है? हमारा सर्कमलोक्यूशन हो जाता है, पेरिफ्रेसिस हो जाता है। क्या है? राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी जब बात को घुमा फिरा के करें तो सर्कमलोक्यूशन हो जाता है, पेरिफ्रेसिस हो जाता है। बात को घुमा फिरा के कहना, सीधी नहीं कहना, बात को घुमा फिरा के कहना, घुमा फिरा के कहना। तो राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा? सर्कमलोक्यूशन। समझ गए होंगे? कोई नए शब्द नहीं है आपको, ये सब आपने सुने हैं, मैं तो केवल आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूं। इसके बाद ए और बी, अब सी लेटर शुरू हुआ है। इसके बाद देखते हैं कंटेम्परेरीज, CONTEMPORARIES, कंटेम्परेरीज, समकालीन। कंटेम्परेरीज को क्या कहते हैं बेटे? क्या कहते हैं छात्रों? समकालीन कहते हैं। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, जो व्यक्ति एक ही समय पर जीवित हो, एक ही समय पर जीवित रहे हो, उन्हें हम कंटेम्परेरी कहते हैं, समकालीन कहते हैं। तो पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम पूछा जाए तो उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? कंटेम्परेरीज हो जाएगा। कंटेम्परेरी भी पूछ लिया जाता है, कंटेम्परेरीज उसका प्लूरल कर दिया है। ये फर्क है, और इतना कोई फर्क नहीं।
इसके बाद सी से ही एक वर्ड और आता है कंजेनाइटल, CONGENITAL, कंजेनाइटल। इसका हिंदी समझ लीजिए जन्मजात, जन्मजात कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब रिलेटिंग टू बर्थ, रिलेटिंग टू बर्थ, उसको जन्मजात कहते हैं। जैसे देखा होगा किसी परिवार में कोई रोग है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसको हम जन्मजात रोग कहते हैं। कंजेनाइटल डिजीज की आपने सुनी होगी। कंजेनाइटल डिजीज क्या होती है? रिलेटिंग टू बर्थ, जो एक परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है, वो कंजेनाइटल डिजीज होती है। तो रिलेटिंग टू बर्थ जो होता है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप कहेंगे करेंगे तो वो बैठेगा कंजेनाइटल जन्मजात। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। इसके बाद एक शब्द और देखते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, INTROSPECTION। इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं चिंतन या मनन करना, चिंतन या मनन करना। इंट्रोस्पेक्शन क्या कहते हैं? चिंतन या मनन करना। लुकिंग विदिन हिमसेल्फ, लुकिंग विदिन हिमसेल्फ, अपने अंदर ही झांकना, अपने अंदर ही देखना, इंट्रोस्पेक्शन करना, चिंतन करना, मनन करना, जिसको हम बोलते हैं लुकिंग वंस ओन माइंड, ये भी कह सकते हैं हम, लुकिंग वंस ओन माइंड, यानी अपने दिमाग में ही बात करना, अपने दिमाग का ही विचार में, अपने विचारों में ही खोए रहना, उसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अपने विचारों में ही खोए रहना, चिंतन करते रहना, मनन करते रहना, उसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। लुकिंग वंस ओन माइंड, लुकिंग विद इन हिमसेल्फ, जो भी आप कहें, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंट्रोस्पेक्शन होता है। एक इसका रिट्रोस्पेक्शन भी होता है। इंट्रोस्पेक्शन का एक वर्ड होता है रिट्रोस्पेक्शन, RETROSPECTION। रिट्रोस्पेक्शन मीन्स कहते हैं लुकिंग बिहाइंड, लुकिंग बिहाइंड, और लुकिंग इनटू द पास्ट, लुकिंग इनटू द पास्ट, लुकिंग इनटू द पास्ट। यानी जब हम अपने पिछले जीवन की बातों को याद करते हैं, जब हम पिछले जीवन को याद करते हैं, तो वो हमारा होता है रिट्रोस्पेक्शन, लुकिंग बिहाइंड और लुकिंग इनटू द पास्ट। जब हम पास्ट की बातों को याद करते हैं तो उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं। रिट्रोस्पेक्शन क्या होता है? जो बातें बीत गई हैं, उन बातों के विषय में हम मनन करते हैं, उन बातों के विषय में हम चिंतन करते हैं। इसके बाद एक शब्द और बचा है मेरे पास आज के लिए, इमूवेबल, IMMOVABL, इमूवेबल। ये इमूवेबल क्या है? दैट विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, रिमूव्ड, यानी जिसको हटाया ना जा सके, एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, उसको हम इमूवेबल कहते हैं।
दैट विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। अगर ये पूछा जाए आपसे दैट विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, तो इसका आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देंगे ए मूव वे थिंग। तो आज के लिए कुछ सर्टेन वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए थे जो मैंने आज आपको बताए, आपको समझाने की कोशिश की। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टीजीटी पीजीटी को छोड़िए, बाकी जितने भी कंपटीशंस होते हैं, एसईसी, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, इवन आईएएस का प्री जो हुआ करता था पहले, ये उसमें भी पूछे जाते थे। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। इसलिए मैंने जैसा मुझसे बना इस वीडियो को मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं आप इसे देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, इसे कमेंट करना, इसे शेयर करना। और एक बार पुनः अनुरोध है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है कि यदि मेरा वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें। मैं आपका हृदय से आभारी रहूंगा। इसके साथ ही गुड इवनिंग, नमस्ते।